भाग जाओ। चलो बच्चों अब आगे बढ़ो। तो जो हम लोग पढ़ रहा था पिछले क्लास पे कि एक आइस पॉइंट है 0 डिग्री और एक स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री, और उस पर हमने टेम्परेचर को मेजर कर रहा था, तो सवाल वाल तो लग गए। लेकिन एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि मान लीजिए कि ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो इसका मैं रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ यहाँ प्रयागराज में, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 100 डिग्री पर इसका रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है। तो वायर यही है। अब इसको लेके मैं चला गया न्यूजीलैंड, और वहाँ पे 100 डिग्री पे इसका रेजिस्टेंस 8 ओम आ गया। अब 100 यहाँ था तो 10 ओम, और वही टेम्परेचर 100 वहाँ तो 8 ओम। फिर इसको मैं लेके चला गया बांग्लादेश, तब वहाँ भी 100 डिग्री पे 18 ओम। फिर इसको मैं लेके गया साउथ अफ्रीका, तो वहाँ 100 डिग्री पे 20 ओम। बड़ा डिस्टरबेंस हो गया। टेम्परेचर 100 डिग्री ही सब जगह है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अलग अलग जगह अलग अलग है। अब यहाँ पे नया तरह का प्रॉब्लम आ गया कि हम उसी रेजिस्टेंस को देखकर टेम्परेचर बताएंगे, और यहाँ पे क्या है कि सभी जगह टेम्परेचर 100 है, लेकिन सभी जगह रेजिस्टेंस अलग अलग है। होना क्या चाहिए था, अगर 100 डिग्री है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सभी जगह इक्वल होना चाहिए, लेकिन सभी जगह डिफरेंट था। ये प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, सेल्सियस ने जो बताया था, ये सेल्सियस की वजह से प्रॉब्लम आ गई। सेल्सियस ने ये कहा था कि 0 वो है जहाँ पे आइस बनना शुरू हो, और 100 वो है जहाँ पे स्टीम बनना शुरू हो। और जहाँ स्टीम बने वहीं 100 है, और जहाँ आइस बने वहीं 0 है। अब आप लोग जब छोटे क्लास में पढ़ते थे तो एक सवाल आता था कि क्या कारण है पहाड़ पर दाल नहीं पकती। पहाड़ पे ले जाएं तो दाल पकेगी नहीं, दाल नहीं पकेगी, लेकिन पानी बॉयल करेगा। पानी बॉयल करेगा लेकिन दाल पकेगी नहीं। अब देखो, जहाँ पे बॉयल करे वही 100 है, तो यहाँ ज़मीन पे जब बॉयल करेगा तो दाल पक जाएगी, रोटी से खा लोगे। और जब पहाड़ पे चले जाओगे तो वहाँ भी पानी बॉयल करेगा, लेकिन दाल नहीं पकेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ भी है, वाटर बॉयल यहाँ भी कर रहा है और वाटर बॉयल वहाँ भी कर रहा है। सेल्सियस ने बोला कि जहाँ बॉयल करे वहीं 100, तो अगर यहाँ बॉयल किया तो यहाँ का 100, और पहाड़ पे बॉयल किया तो वहाँ का 100, नेपाल में बॉयल किया तो वहाँ का 100, न्यूजीलैंड में बॉयल किया तो वहाँ का 100। तो जितने देश उनके अपने अपने अलग अलग 100। किसी 100 पे दाल पक रही है, किसी 100 पे पानी उबल रहा है लेकिन दाल नहीं पक रही है, और किसी 100 पे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन 100 हो रहा है। मून पे चले जाएं तो वहाँ पे हमेशा पानी वेपराइज होता जाएगा। वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे वैसे ही पानी वेपराइज हो जाएगा। वहाँ नेगेटिव पे 100, मतलब वहाँ बहुत कम टेम्परेचर है, फिर भी वो 100 माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेल्सियस। उसने ये बोला कि जहाँ बॉयल करे वही 100 है। तो बच्चों फिर ये प्रॉब्लम ये आ रहा क्योंकि पानी का बॉयलिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे प्रेशर घटता जाएगा बॉयलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉयल करेगा, लेकिन वो लो टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाएगा। मतलब बॉयलिंग पॉइंट घटता जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। रियल टेम्परेचर 100 पर यहाँ पे मान लो बॉयल कर रहा है, तो जब पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ भी बॉयल करेगा, लेकिन यहाँ के रेस्पेक्ट में वो टेम्परेचर वहाँ कम होगा। तो यहाँ के 60 के बराबर टेम्परेचर पे ही वो बॉयल कर रहा है। तो फिर वहाँ पे तो हम उसी को 100 मानेंगे, क्योंकि सेल्सियस कहे हैं कि जब बॉयल करे वही 100 है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम आया? ये दिक्कत आई। क्यों? इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ की चल रही है कि बॉयलिंग होना प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। देखो,
जब पानी बॉयल कर जाएगा तो उसके ऊपर तो वाटर का फेज बदलना शुरू हो जाएगा ना, तो और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इस बात को समझकर हॉकिंस वालों ने प्रेशर कुकर बनाया। और प्रेशर कुकर का क्या कॉन्सेप्ट है? यही कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर एक सीटी रखते हैं ना, देखा है गोला सा, तो एक वो लोड होता है और उस लोड को उठाने के लिए वेपर का प्रेशर होगा तभी उठा पाएगा। तो इसका मतलब उस कंटेनर के अंदर, मतलब प्रेशर कुकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया। जब ज़्यादा प्रेशर होगा तभी उस 100 ग्राम को उठा पाएगा। अब उतना प्रेशर वहाँ बढ़ गया, तो जब उतना बढ़ गया तो जो पानी बॉयल होगा अब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। जो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था खुले कंटेनर में, वही जब हम बंद कर देंगे तो वो बॉयल होगा, लेकिन हो सकता 120 डिग्री पे बॉयल हो रहा हो, तो दाल को ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो दाल जल्दी पका, गैस कम लगा, जल्दी से पक गया। तो एक लोग देख रहे थे कि ये प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और गैस कम लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो सीटी था उसके ऊपर ईंट रख दिया, पत्थर, और जब पत्थर रख दिया तो न्यूज़पेपर में आया कि वो लोग नहीं रहे। अब देखो वो इस चीज़ को समझा कि अगर हम पत्थर रखेंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, तो प्रेशर और बढ़ेगा तो बहुत जल्दी से टेम्परेचर जाएगा, मतलब अब 200 डिग्री तक पानी टेम्परेचर ले आएगा, 200 डिग्री पे जल्दी से बॉयल, जल्दी से दाल पक जाएगी। लेकिन वो एक मटेरियल की अपनी क्या है, स्ट्रेंथ है, वो उतने प्रेशर से ज़्यादा पे मटेरियल का फेल्योर हो जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर में कभी कभी आता है ना कि प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया, तो वो लोग इंजीनियर लोग होते हैं, वो यही करते हैं, सीटी के ऊपर रख देते हैं ईंट, उठेगा ही नहीं और जल्दी से खाना बन जाएगा, गैस कम लगेगा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये था कि प्रेशर बदलने पर टेम्परेचर बदल जाता है। इसीलिए बच्चों ये लॉ फेल हो गया। कौन सा? सेल्सियस का ये वाला कॉन्सेप्ट। तब ये वाला जो आप पढ़ रहे थे वो कौन सा हो गया? अब जब फेल हो जाए कोई चीज़ तो उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड। जैसे ही फेल हुआ वैसे उसका नाम क्या पड़ा? ओल्ड। वो ओल्ड थर्मामेट्री हो गया। तब नया थर्मामेट्री आया। अब नया थर्मामेट्री हम पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ये ड्रॉबैक था कि एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग प्लेस पर अलग अलग रेजिस्टेंस आया, मतलब सबके 100 अपने अलग अलग थे। ये लाइन क्लियर हो गई? अच्छा, सबके बॉइलिंग तो सेम है, लेकिन क्या सबके फिजिकल टेम्परेचर भी सेम थे? कोई कम टेम्परेचर पे बॉयल किया, कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल किया, इसीलिए रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा था। लेकिन सब लोग अपने अपने देश में क्या मान रहे थे? 100 मान रहे थे, वो भी 100, वो भी 100 सब मान रहा था। ये प्रॉब्लम था इसमें। तब बच्चों दूसरा थर्मामेट्री आ रहा, उसको हम लोग लिखेंगे मॉडर्न थर्मामेट्री। मॉडर्न। अब मॉडर्न थर्मामेट्री लिख लो आप। अब ये मॉडर्न थर्मामेट्री किस पे बेस्ड है? जैसे वो वाला थर्मामेट्री तो बेस्ड था किसी पे, आपने देखा कि वेरिएबल लीनियरली हो, तो उस पर आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। तो बच्चों ये भी किसी पे बेस्ड होगा। यहाँ पर हमने जो इस पे बेस किया, जिससे मैंने मेजर किया, तो आप एक लाइन लिखोगे, ये पूछा जाता है। मॉडर्न थर्मामेट्री बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर फेज डायग्राम। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर फेज डायग्राम। बच्चों ये आपसे अगर कोई पूछेगा कि मॉडर्न थर्मामेट्री किस पे बेस्ड है, तो आपको ये लाइन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और किसका? वाटर का। और वो फेज डायग्राम हम बनाते हैं, इसलिए फेज डायग्राम बोला है। तो वाटर को हम एक फेज डायग्राम दिखाते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या है? उसका नाम क्या है? ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों फेज हो,
सोचो कितना विचित्र पॉइंट होगा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों फेज हो, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे सॉलिड भी बन जा रहा होगा, लिक्विड भी हो जा रहा होगा और गैस भी बन जा रहा होगा। एक इमेजिन करो कि कितना विचित्र टाइप का चित्र बन रहा होगा वहाँ पे कि सॉलिड भी बन रहा है, लिक्विड भी बन रहा है, गैस भी बन रहा है एक ही जगह, तीनों बन रहा है, तीनों है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये टेम्परेचर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोला? पॉइंट, जीरो छोड़ो, पॉइंट शुरू करो, ज़्यादा लंबा मत पढ़ा करो। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। यही गलती किए थे सेल्सियस, जो केवल टेम्परेचर बोले थे, प्रेशर नहीं बोले, इसीलिए प्रॉब्लम आया था। यहाँ पे वो गलती नहीं करना है। तो टेम्परेचर क्या होगा? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर क्या होगा? 4 mm ऑफ वाटर कॉलम। क्या बोला? 4 mm ऑफ वाटर कॉलम। बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? तो 4 mm ये मैंने क्या बोला? वाटर कॉलम। और उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम। सही है। और अगर वाटर कॉलम होगा तो 1000 हो जाएगा, 10 मीटर बराबर। अगर 10 मीटर पानी का लेवल आ जाए तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर डेवलप करेगा, मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो फेज डायग्राम बनाते हैं। वाटर कॉलम क्या, इसको भी मरकरी से ही देखते हैं, बताते हैं। अभी देखो यहाँ पे पहले फेज डायग्राम समझते हैं। बच्चों फेज डायग्राम किस में रिलेशन होगा? इधर की तरफ होगा प्रेशर, इधर प्रेशर है, इधर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, इधर बच्चों टेम्परेचर है। एक पॉइंट यहाँ पे है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस जगह इसी के लाइन में यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, मतलब एक पॉइंट है। इसका एक लाइन इधर जाना है बच्चों, एक लाइन इधर आना है और एक लाइन इधर जाना है। यहाँ का टेम्परेचर मैं अलग से लिखूँ केल्विन में तो 273.15 और प्लस 0.01 इज़ नाउ इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो ये केल्विन में लिखा जाएगा तो 273.16। हम लोग पढ़ते हैं ना कि 273 प्लस कर लो तो सेंटीग्रेड केल्विन बन जाएगा, तो 273 नहीं होता, 273.15 होता है। अब 15 छोड़ देते हैं, सवाल लगाते समय 273 आप प्लस करते हो, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू ये है। और यहाँ पे बच्चों जो प्रेशर है ना, ये वाला प्रेशर, ये मरकरी कॉलम में ही है, ये वाटर कॉलम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे भी यहाँ पे लिखेंगे 4 mm ऑफ मरकरी कॉलम, ये 4 mm होता है। तो अब 760 से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रेशर है 4 mm ऑफ मरकरी। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? इस जगह क्या बनेगा जानते हो? इसमें लिक्विड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? आइस होगा, वाटर है ना, आइस होगा। और यहाँ पे इधर क्या होगा? स्टीम होगा। तो बच्चों वाटर फेज डायग्राम यही है। इधर हम स्टीम देखेंगे, इधर हम लिक्विड देखेंगे और इधर हम आइस देखेंगे, राइट। और ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर, आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछता, बस ये फेज डायग्राम का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पे कौन सा फेज है? जहाँ पे तीनों फेज है। अगर तीनों फेज है तो उसे क्या बोलेंगे? जहाँ पे कई चीज़ इकट्ठे हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खिचड़ी। खिचड़ी सुना है? उसमें दाल चावल सब सब्जी डाल देते हैं, वो खिचड़ी है। तो ये वाला कौन सा फेज है? खिचड़ी फेज।
कोई पूछे कि ट्रिपल पॉइंट पे कौन सा फेज है, तो खिचड़ी, खिचड़ी माने प्लाज्मा, क्या बोला, प्लाज्मा फेज है, तो उसे भी लिख लो। एट ट्रिपल पॉइंट फेज इज प्लाज्मा, ये प्लाज्मा फेज होता है। अब बच्चों देखो, इधर हम क्या बोलेंगे, स्टीम फेज बोलेंगे, इधर हम बोलेंगे आइस माने सॉलिड फेज बोलेंगे, ऊपर जाएंगे तो लिक्विड फेज बोलेंगे, और यहाँ पे जहाँ तीनों कॉन्सिडेंट कर रहा है उसको हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया, और क्या नाम दे दिया, प्लाज्मा फेज, वो प्लाज्मा फेज है। और यहाँ पे 4 mm ऑफ Hg, ये मरकरी है, मरकरी कॉलम, 4 mm ऑफ मरकरी Hg लिखा हुआ है मैंने। अब थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। चलो, अब इसके लिए एक हम टेबल बनाते हैं। बच्चों 0 केल्विन कल आपने पढ़ा था, 0 केल्विन कौन सा टेम्परेचर है? 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे सब कुछ क्या हो जाए, 0 हो जाए, सब कुछ 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और ये लिखेंगे टेम्परेचर यहाँ पे, और बच्चों उसकी जगह प्रॉपर्टी जैसे वहाँ पे लिखा था वैसे प्रॉपर्टी लिखेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी को हम x लिखेंगे और टेम्परेचर को हम T लिखेंगे, और इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x बराबर अल्फ़ा टी प्लस बीटा। इक्वेशन वही जो पहले लिखे थे, लीनियर बिहेवियर, यहाँ भी लीनियर बिहेवियर है। अब मैंने टेम्परेचर यहाँ पे लिखा 0 केल्विन, कितना, 0 केल्विन, तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, 0, मतलब 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे सब कुछ 0 हो जाए। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 बराबर 0, ये भी 0 है, प्लस बीटा, तो यू नो बीटा इक्वल टू 0। अब बीटा नहीं लिखोगे आप। अब बच्चों दूसरा टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, मतलब 273.16 केल्विन, ये टेम्परेचर ले रहा हूँ। इस टेम्परेचर पे जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, XTR। TR माने ट्रिपल पॉइंट प्रॉपर्टी, TR माने ट्रिपल पॉइंट प्रॉपर्टी। और अब यहाँ पे लिखोगे आप तो XTR बराबर, ये तो 0 नहीं होगा, बीटा 0 होगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा लिखोगे और T की जगह बच्चों 273.16। अब आपने लिखा यहाँ पे 273.16, राइट। अब आगे बढ़िए। अब मैंने कोई दूसरा टेम्परेचर लिया, कोई भी अननोन टेम्परेचर ले ली, कैपिटल T, और इसमें जो प्रॉपर्टी होगा वो x होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा टी। ये आपका अगला इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन आया, पहले से हमें क्या पता चला, बीटा 0 हो गया, बाकी 2 अभी काम का इक्वेशन है। आप इसको चाहे तो नंबर 1 ले लो, और बच्चों ये वाला नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन के थ्रू देखें आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को हम इसको डिवाइड करेंगे अब तो क्या आएगा, तो बच्चों डिवाइड करो ज़रा, अल्फ़ा टी अपान अल्फ़ा इंटू 273.16 बराबर x अपान XTR। नहीं समझ आया क्या? अब आपको t की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों t की वैल्यू चाहिए तो 273.16 इंटू प्रॉपर्टी इंटू मल्टीप्लाई है, और ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई है। देखो ये एक से दोनों मल्टीप्लाई जैसा ही लग रहा है, तो आप एक काम करो, यहाँ का मल्टीप्लाई निकाल दो, यहाँ से हटा दो, अभी सही हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए ये मॉडर्न थर्मामीटर में बस इतना ही काम करना है। अब इस पर हम एक सवाल ले लेते हैं। आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें दिया रहेगा कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पे ये चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक सवाल लिख रहा हूँ,
उसी का आंसर आप बताइएगा। बच्चों क्वेश्चन ये लिखा गया, इफ़ प्रेशर ऑफ गैस at triple point temperature, if pressure of gas at triple point temperature is 7 atmospheric pressure, कोई गैस है, मैंने ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पे इसका प्रेशर रखा है 7 एटमॉस्फेरिक, न्यूमेरिकल है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। अब वाटर का वो ट्रिपल पॉइंट है ना, गैस का थोड़ी है। तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट के कंडीशन पे मैंने कोई गैस को देखा और उस समय उसका कंटेनर में प्रेशर कितना आ रहा था, 7 एटमॉस्फेरिक आ रहा। तो सवाल में पूछा कि फाइंड टेम्परेचर, देन फाइंड टेम्परेचर एट विच its pressure become 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लग जाएगा, लेगा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पे 7 एटमॉस्फेरिक है, तो किस टेम्परेचर पे उस गैस का प्रेशर 12 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। तो सवाल बच्चों आप बताओ तो मैं लिख दूं, ऐसे आंसर बोलो, मैं लिख रहा हूं, सभी लोग बताओ क्या पूछा है। टी का मान आगे बोलो क्या होगा, 273.16 होगा इंटू 12/7 और टेम्परेचर केल्विन। अभी सवाल लग गया, तो बताइए दोनों थर्मामीट्री समझ में आ रहा। ओल्ड थर्मामीट्री तो पिछले क्लास में किया था आपने, और मॉडर्न थर्मामीट्री अभी आपने कर ली। तो अक्सर क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो ये पूछता है कि मॉडर्न थर्मामेट्री किस पे बेस्ड है, ओल्ड थर्मामेट्री किस पे बेस्ड है। मेन चीज़ आपको ये पता होना था। तो ओल्ड थर्मामेट्री किस पे बेस्ड है, आइस और स्टीम पॉइंट, यही पढ़ा ना। और मॉडर्न थर्मामेट्री बच्चों किस पे बेस्ड है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर फेज डायग्राम। ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर वाटर फेज डायग्राम का कितना होता है, 273.16 केल्विन। और ये पता होना चाहिए किस प्रेशर पर होता है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 4 mm ऑफ Hg कॉलम, वाटर नहीं मरकरी कॉलम, इस कॉलम पर वो प्रेशर है। इतनी बात समझ आ गई। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों ये भी बात हो गई, ओल्ड थर्मामेट्री मॉडर्न थर्मामेट्री दोनों कैलकुलेशन तो हो गया। अब आपको थर्मामीटर पे अब काम करना है। कौन सा थर्मामीटर पहला लेना था, लिक्विड कॉलम थर्मामीटर, ये वाला। अब आप यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाइए, धीरे धीरे कुछ बातों को सुनते हुए आगे चलना है। अब थर्मामीटर बनाना था, तो बच्चों सबसे पहला थर्मामीटर हम लोगों ने लिक्विड कॉलम थर्मामीटर बनाया। अब थर्मामीटर का कोई शेप दिया गया कि थर्मामीटर कैसा बने। ये ऐसे बना। और यहाँ पे इसमें कोई लिक्विड को भरा गया, ये लिक्विड भरा गया, और ये लिक्विड इसमें एक्सपेंशन से ऊपर नीचे होगा टेम्परेचर की वजह से, और ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है। बच्चों पहला सवाल मैंने ये आपसे पूछा था, पिछले क्लास पे शायद बात किया था मैंने, ये बल्ब सिलिंड्रिकल क्यों है। तो उसका आंसर दो है। एक तो आप बताओगे कि लार्जर सरफेस एरिया,
लार्जेस्ट नहीं, लार्जर, इससे भी ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। और दूसरा आप बताओगे नो रेडिएशन लॉस। अक्सर लोग पूछेगा कि रेडिएशन लॉस कैसे होगा। तो रेडिएशन लॉस कैसे होगा, जब कॉर्नर बनेगा तो वहाँ से रेडिएशन होगा। इसलिए मैंने बोला था कि भाई सबसे ज़्यादा एरिया तो प्लेट का होगा, सबसे ज़्यादा एरिया तो क्यूबाइड टाइप का ज्योमेट्री का होगा। तो फिर ज़्यादा एरिया चाहिए तो हम उसी को लगा देते। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्नर था और कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, रेडिएशन। तो जो एनर्जी लिक्विड में जाना चाहिए वो एनर्जी बाहर रेडिएट हो जाएगा। तो फिर वो मेजरमेंट कैसे करेगा। इसलिए सबसे अच्छा शेप क्या हुआ, सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में नहीं होता है कोई कोना, कोई कोना नहीं होता। देखा है सिलेंडर में कोना नहीं होता ना, इसलिए सिलेंडर लगाया। स्फेयर में भी कोई कोना नहीं होता, लेकिन स्फेयर नहीं लगाया इसलिए कि सरफेस एरिया स्फेयर का कम है। अब सरफेस एरिया को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है क्या, हीट फ्लो रेट प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना हीट फ्लो रेट ज़्यादा होगा, तो उतना ये ज़्यादा क्या होगा। अगर मोर हीट फ्लो रेट है तो ये डिवाइस क्या हो गया, मोर सेंसिटिव। तो किसी भी डिवाइस की पहचान क्या है, सेंसिटिविटी। किसी भी इंसान की पहचान क्या है, सेंसिटिविटी। आप कितने सेंसिटिव है ये आपकी पहचान है। जैसे किसी बच्चे को एक सवाल नहीं आया तो एक सवाल ना आने की वजह से वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है, वो ढूंढ रहा है, किताब में ढूंढ रहा है, नोट्स में ढूंढ रहा है, सॉल्व क्वेश्चन को ढूंढ रहा है, और नहीं समझ आ रहा तो टीचर को भी अप्रोच कर रहा है कि सर से बात हो जाता तो बता देते, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है अपने पढ़ाई के लिए। इसलिए वो पढ़ के विद्वान होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं एक चैप्टर पूरा ना है तो भी उनको समझ नहीं आता, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है। अब जब सेंसिटिव नहीं है तो ज़बरदस्ती किताब लेके बैठने से क्या मिलेगा। तो इसलिए हर डिवाइस का पहचान क्या है, उसकी सेंसिटिविटी। हर इंसान की पहचान क्या है, उसकी सेंसिटिविटी। और अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो एरर नहीं होगा। और हम क्या चाहते हैं, मेजरमेंट में एरर हो कि ना हो। तो एरर ना हो तो हम क्या करें कि एरर ना हो, तो उसको सेंसिटिव बना दो, एरर नहीं होगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में, आपको समझ आ जाए कि हमें बस इतना करने से हमें ये मिल जाएगा, तो देखिए आप कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि बस इतना ही करने से सिलेक्शन होगा और हम अच्छे कैंपस में चले जाएंगे और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। और अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो अपने समय को खूब गंवाएंगे, खूब घूमेंगे, दोस्तों के साथ मेला ओला, हाँ टहलेंगे, घूमेंगे, क्योंकि यू आर नॉट सेंसिटिव फॉर योर कैरियर। इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती दिखावा क्यों कर रहे हो। तो सेंसिटिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टू डिक्रीज एरर सेंसिटिविटी शुड बी मोर। तो बच्चों मेरे को एरर ही तो घटाना है, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेचर के लिए है, तो ये जल्दी से टेम्परेचर को एक्सेप्ट कर ले, टेम्परेचर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो अगर वो जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब वो उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव था। यही सेंसिटिविटी की पहचान है। तो बच्चों सेंसिटिव हमें बनाना है, सेंसिटिव डिवाइस बनाना है। अब सेंसिटिव डिवाइस के लिए ये थर्मामीटर हमने ले ली। अब सेंसिटिविटी के लिए क्या करना है, आपने एरिया तो बढ़ा दिया कि हीट फ्लो रेट ज़्यादा हो। अब हीट फ्लो रेट ज़्यादा होगा, ज्योमेट्री तो सही हो गई, क्लास तो मिल गया कि क्लास में बैठो अच्छे से पढ़ोगे, क्लास चल रही है, टीचर आ गए, सिस्टम सही है, बेंच वेंच लगा है, आप बैठ रहे, दिख रहा अच्छे से। लेकिन अब आपको भी तो अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ लिक्विड को भी तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हीट किस में जाएगी, लिक्विड में। हमारी बात कहाँ जाएगी, बच्चों के ब्रेन में। तो बच्चों को भी तो अच्छा होना चाहिए, तब तो पढ़ाई का मतलब है, तब तो सेंसिटिविटी का मतलब है, तब तो एरर जीरो का मतलब है, तब तो अच्छे रिजल्ट का मतलब है। इन द सेम सेंस बच्चों यहाँ पर भी है कि आपने डिवाइस बना ली, हीट अंदर करने का तरीका सिखा दी, ज़्यादा हीट भी जाए वो भी आपने बता दिया। अब लेकिन वो हीट कहाँ जाएगा, लिक्विड में। तो लिक्विड की कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हमें ये जानना है कि इस लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या हो। तो बच्चों लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, यही 2-3 लाइन लिखना है मेरे को।
अब लिक्विड की प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, आपको जो भी समझ आएगा ना ऐसे सब बताएंगे, मतलब ये चैप्टर में क्या है सबको बताना, आप लोग को बताते जाना है, फिर वहीं पे हम करेक्शन करते रहेंगे। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? पहली प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई। जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ही रफ्तार से हीट फ्लो करेगा। तो हम चाहते हैं कि कम समय में हीट फ्लो करे, तो फिर ऐसे लिक्विड को लेना जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। अब सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? मेटल की। अब देखो नेचर की कहानी देखो ज़रा, सारा मेटल सॉलिड है और मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। सारे मेटल सॉलिड में हैं और एक मेटल छोड़ दिया लिक्विड फॉर्म में। उस नेचर ने छोड़ दिया कि लोगों को बुखार होगा तो कैसे थर्मामीटर बनाएंगे, तो आपके लिए एक मेटल उन्होंने किस में छोड़ दिया? लिक्विड फॉर्म में। तो बनाने वाला दुनिया बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, हम लोग तो खिलौने हैं। उसने व्यवस्थाएं रखी हैं तभी तो आप कर पा रहे हैं। अगर वो व्यवस्थाएं नहीं रखा होता तो आप क्या कर पाते? इसका मतलब वो चलाने वाला बड़ा पावरफुल है और वो आपको खिला रहा है, घूम रहे हो, टहल रहे हो और सब उसके हिसाब से चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये बोला कि ऑल द लिक्विड इन द सॉलिड, ऑल द मेटल इन द सॉलिड फॉर्म, एक मेटल लिक्विड फॉर्म में है और मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और कौन सा बच्चों मेटल लिक्विड में है? मरकरी। इसलिए कौन सा लिक्विड लेना चाहिए? मरकरी। तो यहाँ पे मरकरी नंबर 1 पे आ गया। तो बच्चों मरकरी लेना है क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब आपने ये देखा कि मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ और है, जिस लिक्विड से आप टेम्परेचर मेज़र करोगे उसका रेंज भी ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? जिस टीचर से आप पढ़ोगे उस टीचर का रेंज ज़्यादा होना चाहिए। बहुत दूर तक सोचता हो और बहुत नीचे से सोच के बहुत दूर तक सोचता हो, वो आपको विद्वान बना सकता है। और जिसका रेंज ही नहीं है वो क्या बनाएगा? इसलिए हमें वो थर्मामीटर लेना है जिसका टेम्परेचर रेंज ज़्यादा हो। अब टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होने के लिए 2 पॉइंट है, क्योंकि लिक्विड होने के लिए 2 पॉइंट है। एक वो टेम्परेचर है जिसके नीचे फ्रीजिंग हो जाएगा और एक वो है जिसके ऊपर बॉयलिंग हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो, और बॉयलिंग पॉइंट हाई, और बीच का रेंज सबसे ज़्यादा। समझ आ रहा? तब हम ज़्यादा अच्छा थर्मामीटर बनाएंगे। एरर घटाने के लिए रेंज क्या होना चाहिए? ज़्यादा। एरर घटाने का एक ही कॉन्सेप्ट है दुनिया में, जान लो। एरर घटाने के लिए कोई भी कहे एरर घटाना है तो आंसर है रेंज ज़्यादा होना चाहिए। एमीटर से एरर कम होगा कब? जब एमीटर का रेंज ज़्यादा होगा। आपको 2 एम्पियर मेजर करना है। बाज़ार में 4 एमीटर है, एक का रेंज 2 एम्पियर ही है, एक का 5 एम्पियर है, एक का 10 एम्पियर है, एक का 20। तो कौन लेके आओगे? 20 वाला, उससे एरर कम आएगा। तो इसलिए अच्छे टीचर, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे सिस्टम में पढ़ोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। दीज आर थिंग्स। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बताया? रेंज क्या होना चाहिए? लो कि हाई? हाई रेंज। तो दूसरा नंबर है हाई रेंज। हाई रेंज के लिए, मोर रेंज के लिए, हाई के बजाय मोर रेंज लिख सकते हैं आप। हाई थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मोर रेंज। तो बच्चों मोर रेंज के लिए ना फ्रीजिंग पॉइंट होना, एफ माने फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। बच्चों मैंने सारे लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट चेक करने लगा।
कि किसका लो है, और बॉइलिंग पॉइंट चेक करने लगा किसका हाई है, और फिर दोनों में डिफरेंस निकालने लगा। तो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस मेरे को मिला 400 डिग्री का मिला। रेंज क्या मिला? 400 डिग्री, इससे ज़्यादा रेंज नहीं मिला। और ये किसका था? मरकरी का था। बाकी का रेंज कम आता था, 400 से कम आता था, और इसका सबसे ज़्यादा रेंज आया 400। और इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? -50 डिग्री। और बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 350 डिग्री। बताओ रेंज हो गया कि नहीं? 400, ये रेंज आ गया। ये कभी पूछा जाता है? अच्छा आप बताइए, मरकरी थर्मामीटर आप लेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर करोगे? हाँ 350, और मिनिमम -50। समझ में आ रहा? ये इसका रेंज हो गया। तो बच्चों रेंज के हिसाब से भी सबसे अच्छा कौन सा लिक्विड मिला? मरकरी मिला। तो यहाँ पे मैंने फिर लिखा, यहाँ ब्रैकेट में मरकरी लिखा, ये फिर नंबर 1 पे आ गया। तो देखो मरकरी दूसरी बार अच्छा हुआ। अब बच्चों तीसरा नंबर आता है। हमारा टारगेट क्या है? टेम्परेचर मेजर करना। और टेम्परेचर मेजर करना, और वो भी कब? जल्द मेजर करना कि देर में? जल्दी से मेजर करना, तुरंत मेजर करना। जैसे आपको सवाल लगेगा, सवाल लगाते हैं आप, कोई 10 सेकंड में लगा लेते हैं और वही कोई लगाते रहते 10 मिनट में, तो 10 मिनट में लगा के क्या पाओगे जब एग्ज़ाम में सवाल ही नहीं कर पाओगे। आ तो रहा है लेकिन स्पीड नहीं है। तो स्पीड बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन आपका स्पीड नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। इतना समय नहीं ना, इतना उम्र है, हर चीज़ कम है, इसलिए स्पीड ज़्यादा होगी तब काम चलेगा। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसके नाम की डंका उतना बजेगा। तो स्पीड शुड बी वेरी हाई। अब स्पीड यहाँ पे कौन सी स्पीड का मतलब है? बच्चों स्पीड का मतलब ये है ना कि जल्दी से जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाए। स्पीड क्या है? स्पीड अगर वो मान लीजिए कि वो उसमें हीट आ रहा है और हीट का मेजरमेंट हम टेम्परेचर से करेंगे तो हम स्पीड कैसे जानेंगे कि बहुत तेज़ी से हीट फ्लो हो रहा है? कैसे जानेंगे? टेम्परेचर बढ़ जाएगा जल्दी से तो हम समझ जाएंगे कि हीट का फ्लो हो गया। तो टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाए। अब टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाए तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। टेम्परेचर बढ़ाने वाला क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बताइए वो हाई होना चाहिए कि लो? अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, पहले ये समझ लो आप। ये इसका नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी बोला जा रहा है, हीट कैपेसिटी बोला जा रहा है। स्पेसिफिक माने पर ग्राम, यूनिट मास के लिए। तो बच्चों इसका नाम है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं सहन शक्ति, टॉलरेटिंग पावर। क्या बोलते हैं? टॉलरेटिंग पावर या सहन शक्ति। जैसे एक कोई साइंटिस्ट टाइप का इंसान है, अब उसको किसी ने कुछ बोला, थोड़ा सा भी उसको ख़राब लगा तो तुरंत उसे गुस्सा आ जाएगा। पता चला उसको पीट पाट के दौड़ा लिया, हाँ, तो उसमें क्या है? कैपेसिटी कम है, वो किसी की बात सुन नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है सुनो, एक बार बोलना चाहे जो बोलना, दूसरी बार बहस मत करना नहीं तो भगा देगा। इसका मतलब उसमें सहन शक्ति नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, बात बात पे गुस्सा आ जा रहा है, उसका टॉलरेटिंग पावर नहीं है। और एक होता है जिसको कभी गुस्सा जल्दी नहीं आता, नेता लोग। नेताओं की प्रॉपर्टी क्या है? उनकी कैपेसिटी बहुत होती है। देखो उनके मुंह पर लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करता रहता है लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है ऐसे बोलो, ठीक है। उन्हीं के लिए ख़राब बोल रहा तो भी मुस्कुरा रहा है, इसलिए वो लीडर है, क्योंकि वो सबको लेके चलने में समर्थ हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन जो ऑफिसर टाइप के लोग होते हैं, डिक्टेटरशिप वाले लोग होते हैं, उनको कैपेसिटी नहीं होती, वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी इनको ख़राब लगेगा तो आग तूफ़ान मचा देंगे, लड़ाई झगड़ा सब कर लेंगे। तो बताइए हमें टेम्परेचर क्या करना है? बढ़ाना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो? ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तब बढ़ेगा? ठीक, अभी भी आपको नहीं समझ आया, फिर समझो।
गंगा जी का बालू और गंगा जी का पानी एक ही टेम्परेचर पे है, एक ही सन के सामने है, गंगा जी का बालू भी और गंगा जी का पानी भी। अब आप जाइए दोपहर में, बालू पे पैर रखिए, जूता वूता नहीं, नंगे पैर बालू पे रखिए पैर और एक बार पानी में रखिए। आपको कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा? बालू पर। दोनों एक ही सन के सामने हैं लेकिन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग है कि नहीं? बालू गर्म है और पानी ठंडा है, जबकि टेम्परेचर अलग अलग है, जबकि सोर्स एक ही है। तो इसका मतलब इन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग है, सोर्स एक है। तो क्या अंतर है? दोनों की कैपेसिटी में ही अंतर है। अब कैपेसिटी ज़्यादा किसका है ये कैसे जानोगे? फिर शाम को जाओ, जब शाम को जाओगे तो बालू ठंडा हो गया होगा और लेकिन पानी अभी ठंडा नहीं हुआ है। इसका मतलब पानी में हीट ज़्यादा है और बालू में हीट कम था, तो कैपेसिटी बालू की कम थी। तो कैपेसिटी क्या है? अगर जितनी कैपेसिटी है उतना हीट लेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और उससे जैसे ज़्यादा हीट हुआ टेम्परेचर बढ़ना शुरू। कैपेसिटी का मतलब समझ में आया? अगर मैंने लिखा कि इसकी कैपेसिटी 1 कैलोरी है तो 1 कैलोरी हीट लेने तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और जब उससे ज़्यादा होगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक की कैपेसिटी 1 कैलोरी है, एक की 10 कैलोरी है। तो जब 10 कैलोरी दोगे तो ये 1 कैलोरी वाले का टेम्परेचर तो 9 कैलोरी एक्स्ट्रा की वजह से बहुत बढ़ गया, और अभी 10 कैलोरी उसकी कैपेसिटी थी, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब उसके ऊपर जाएगा तब बढ़ेगा। अब बताइए क्या हुआ? हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई कि लो? समझ आया? अब बताओ यहाँ क्या लिखें? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी लो या हाई? तो बच्चों यहाँ मैं लिखूँगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी लो। इसे नोट कर लेना है, सब पेपर में आता है, सब आना चाहिए। कितनी बात हो गई? 3 बात। अब चौथी बात, 4th पॉइंट क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम होता है मेटल का, तो इसमें भी मरकरी नंबर 1 पे आया। देखो, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, सुन लो, जिसका जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना कम होगा। समझे? मोलर मास ज़्यादा होना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होना। तो पानी और मरकरी में किसका मोलर मास ज़्यादा है? इसलिए उसका C कम है, सीधी सी बात। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम किसका है? जिसका मोलर मास ज़्यादा है। अगर मेरे को किसी से कुछ लेना नहीं है, मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, तो मैं किसी की बात सुन नहीं पाऊँगा, सीधे मेरे को गुस्सा आएगा। और अगर मेरे को सबसे पाना है, सबकी वजह से मेरे को जीना है, तो मैं 1000 लोगों की बात सुनूंगा फिर भी मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। समझ गए ना? मोलर मास का मतलब ये हुआ। अब चलिए मैं चौथा पॉइंट लेते हैं बच्चों, तीनों समझ गया। अब 4th नंबर आता। आप इसमें लिक्विड डालोगे, किसमें? लोहे में। लोहे में दिखेगा? हाँ, लोहा है, क्या है? ग्लास। तो इसका मतलब ये ग्लास होना चाहिए और उस ग्लास में लिक्विड होगा, और ग्लास और लिक्विड के बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तब, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तब जिसको जहाँ तक जाना था वहाँ तक जा पाएगा कि नहीं? तो क्या वो टेम्परेचर कभी सही बता पाएगा? पता चला टेम्परेचर 108 है और अभी बता रहा 99। डॉक्टर बोल रहा अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत स्वस्थ है, इसमें फ्रिक्शन था और 99 तक ही गया और रियल में 108 टेम्परेचर जा चुका है। थोड़ी देर बाद वो चले गए यहाँ से, और डॉक्टर साहब अभी बैठ के देख रहे हैं ये तो 99 पे ही चला गया। अबे तेरा थर्मामीटर गड़बड़ था, उसमें फ्रिक्शन था। तो इसका मतलब थर्मामीटर अच्छा बनाने के लिए लिक्विड और ग्लास के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? कम नहीं, नेग्लिजिबल, 0, कम से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
नेग्लिजिबल होना चाहिए। आपको अभी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन में पढ़ाया था मैंने कि जो मरकरी उसका कांटेक्ट एंगल, और उसमें आपको बताया था कि वो बॉडी को टच नहीं करेगा। याद आ रहा है? इसका मतलब मरकरी को हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लास के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0। तो मरकरी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ये भी एक कारण है। तो बच्चों अगला पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास, लिक्विड एंड ग्लास शुड बी मिनिमम। मिनिमम ही लिखा जाएगा थ्योरी में तो, पर आपको अपने तरफ से मैं बोल रहा हूँ मिनिमम के बाद सबसे अच्छा क्या चाहते हैं वो ज़रूर लिखना। हम चाहते हैं कि नेग्लिजिबल हो, क्योंकि हम मिनिमम मान कर नहीं संतोष करेंगे। हम ये बोलेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको क्या समझना है कि पहली रैंक होना चाहिए, वो सही हुआ। रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए तो मान लो सब लोग नेगेटिव नंबर पाए थे, आपने थोड़ा कम नेगेटिव पाया, तो बाकी में तो अच्छे हो ही गए। तो ये हमारा एम नहीं है कि मिनिमम होना चाहिए, हमारा एम है कि ना होना चाहिए। हमें बोला कि रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए नहीं है कि आपका नंबर अच्छा हो, बल्कि ये हो कि पूरे देश में पहली रैंक होना चाहिए। ये होता है हमारा स्कोप। जब हम थ्योरी बनाते हैं तो हायर लेवल पे जाके सोचते हैं। तो बच्चों यहाँ पे नेग्लिजिबल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके लिए मैंने क्या किया, बहुत सारा लिक्विड को लिया, ट्राई किया। तो बच्चों मैंने देखा मरकरी ग्लास, एक तो ये सेट है, और दूसरा एक सेट और होता है मरकरी क्वार्ट्ज। तो मरकरी ग्लास भी ले सकते हैं और मरकरी क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं। अब ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा? अब देखो मैंने 2 दे दिया ना, अब दोनों में कौन अच्छा है बता रहा हूँ, कौन अच्छा अपने आप जान जाओगे। ठीक, समझ आ रहा है क्या बना रहा हूँ? ये स्टार रेटिंग बना दिया, तो किसकी स्टार रेटिंग ज़्यादा है? ये वाला। इसका मतलब सबसे अच्छा क्या है? मरकरी क्वार्ट्ज। पर मरकरी ग्लास भी लोगे तो काम चलेगा। ये सबसे अच्छा है, थोड़ा महंगा है, और ये थोड़ा गड़बड़ है तो थोड़ा सस्ता है। तो ये है। तो बच्चों अगर ये दोनों दे तो मरकरी क्वार्ट्ज बेस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन लिक्विड मरकरी ही आएगा। अब कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। 5वां नंबर आया। देखो 5 शुभ होता है, 5 जरूर है बनाना। अब 5वां क्या होगा? 4 समझ में आया? अच्छा, 5वां सोचना है। अच्छा थर्मामीटर कौन है? अच्छा ये बताओ, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा ऑफिसर, अगर समाज के कल्याण के लिए उसको अपॉइंट किया गया है तो अच्छा ऑफिसर कौन है? जो पार्शियल नेचर का है कि जो पार्शियल नेचर का नहीं है? जो पार्शियल नेचर का है वो गड़बड़ माना जाता है ना। जो पार्शियलिटी करेगा वो गड़बड़ है कि नहीं? पता चला कि सारे गरीब लोग लाइन लगा के खड़े हैं और एक लोग बड़ी सी कार लेके आए और वो उन गरीब लोगों को नहीं देख रहा, उसी को देख रहा, कार वाले को, और वो आ रहा तो उसको बुला रहा, हाँ चले आओ, तुम पहले आओ, तुम पहले आओ, और बाकी लोग लाइन में ही खड़े रह जा रहे हैं। तो ये नेचर अच्छा है? बहुत ख़राब नेचर है। इसलिए जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड जब एक्सपैंड होगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेंगे। गर्म करो एक्सपैंड ही ना हो। आपको मैं दिन भर पढ़ाऊँ और आपके बुद्धि में मेरी बात ही ना जाए तो क्या मतलब है? किताब लेके बैठे हो, कॉपी में नोट कर रहे हो, हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, मैंने हीट दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम थी, टेम्परेचर बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसका असर दिखना चाहिए कि नहीं? असर क्या दिखना चाहिए? उसको एक्सपैंड होना चाहिए। अगर एक्सपैंड होगा कब? जब उसमें एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा तब। तो एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो भी है वो क्या होना चाहिए बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? क्या टेम्परेचर
डिपेंडेंट या नहीं डिपेंडेंट? डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अगर 10 डिग्री है तो 1 मिलीमीटर बढ़ना चाहिए, और अगर 100 डिग्री हो जाए तो 10 मिलीमीटर बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब ये हुआ कि अगर 0 से 1 आया, 0 से 1 डिग्री तो 1 मिलीमीटर एक्सपेंड हुआ। अब 100 से 101 होगा तो 10 मिलीमीटर एक्सपेंड करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट का तो मतलब यही है ना कि 100 डिग्री पे ज़्यादा एक्सपेंशन। अब 100 से 101 होने में इतना एक्सपेंड और 0 से 1 होने में इतना एक्सपेंड, तो बताइए ये थर्मामीटर काम करेगा कि बुद्धि ख़राब करेगा? 1 डिग्री पे अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपेंशन आ रहा है कि नहीं? तो बताइए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। तो बच्चों अगला नंबर आया, इसे भी लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा से लिखेंगे, शुड बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, शुड बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन शुड बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब 5 बात हो गई। अब बच्चों 5 बात हो गई, तो ये लिक्विड कौन सा होना चाहिए ये बात तो समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? अच्छा लास्ट वाला लिख लो, मैं आ रहा हूँ इधर, वो मैं कॉपी कर रहा था ना, थर्मामीटर। ठीक बच्चों, अब ध्यान से फिर देखें आगे की बात। लिख लिया? चलिए अब लिख लिया तो अब कोई और बात यहाँ समझाते हैं, उसको सुनो। बच्चों हम लिक्विड कॉलम थर्मामीटर से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर कर सकते हैं? मैक्सिमम मेजर्ड टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर की वैल्यू बताओ। 350। ठीक? गलत है। मैक्सिमम मेजर टेम्परेचर आएगा तो 350 नहीं लिखना है, वो 350 भले लिखा है मैंने, मैक्सिमम मेजर टेम्परेचर बोल रहा है। कोई भी लिक्विड लें और उससे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 2 तरह की बात आती है। चलो बच्चों यहाँ बगल में देखते हैं। देखो यहाँ पे हम मैक्सिमम मेजर टेम्परेचर जब बोलेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा इसे ज़रा समझा जाए। देखो 2 थर्मामीटर बनाया। अब यहाँ पे 2 तरह का थर्मामीटर है, दोनों में मरकरी है। इसमें भी मरकरी है और इसमें भी मरकरी है। ये भी मरकरी है और ये भी मरकरी है। इसमें जो इसके अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस, खाली जगह, और इसके अंदर मरकरी, इसके अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कौन सी गैस है यहाँ पे? इनर्ट। किसके लिए? मरकरी के लिए। इनर्ट गैस में नाइट्रोजन नहीं आता, हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान, क्रिप्टॉन, रेडान आता है ना, नाइट्रोजन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन इनर्ट है मरकरी के साथ। और कोई गैस रख दोगे तो मरकरी से रिएक्शन करके थर्मामीटर मुंह में लगाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, समझ गए, हॉस्पिटल चले जाएंगे। और नाइट्रोजन है तो ये मरकरी से रिएक्शन नहीं करता। तो अगर ये नाइट्रोजन गैस है तो रिएक्शन नहीं करेगा। अब होगा क्या
जब ये मरकरी धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो स्पेस में जो गैस है उसका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ेगा। तो यही मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 350 से बढ़ जाएगा। जैसे अभी हाकिन्स वालों का प्रेशर कुकर समझा रहा था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था। तो ऐसे बच्चों जब स्पेस में नाइट्रोजन गैस रख दोगे ना, तब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ मैक्सिमम मेजर टेम्परेचर बाय मरकरी कॉलम थर्मामीटर इज 350 और 550। अब उसमें स्पेसिफिक क्या है, विथ नाइट्रोजन इन फ्री स्पेस, राइट। क्या चीज़, नाइट्रोजन गैस, ये मरकरी है ना यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, हाँ मरकरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 550। तो हम कहाँ तक मेजर किया, 550 तक। अब देखिए अगर यहाँ पे फ्री स्पेस है ना यहाँ पे, तो बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का तब कितना हो जाएगा, 350, मरकरी 350। तो अगर ये पूछा जाए मैक्सिमम मेजर टेम्परेचर, तो मेरे को ये नहीं दिया कि कैसे बनाओगे, कौन सा थर्मामीटर लोगे, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर क्या लिखेंगे, आप ही बताइए क्या लिखना चाहिए। 550 डिग्री लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए समझ में आ रहा, क्योंकि थर्मामीटर दोनों है, नाइट्रोजन भी भरते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा तो फिर हम नाइट्रोजन वाला लेते क्यों नहीं, हम इसी को क्यों लिया है, इसलिए कि थर्मामीटर सेंसिटिव होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। मतलब आप बहुत बड़े विद्वान हैं, रिजल्ट 5 साल बाद आपका आएगा तो आप किस काम के हैं। हमें वो बच्चा चाहिए जो इसी साल रिजल्ट ला दे, वो वाला बच्चा चाहिए, वो रिसर्च ना करे बल्कि रिजल्ट ला दे। और वो रिसर्च करके 5 साल बाद बहुत बड़ा विद्वान होगा तो पढ़ाएगा कोचिंग में, लेकिन न डॉक्टर बना न इंजीनियर बना, केवल वो कोचिंग में पढ़ा रहा है प्राइवेट। वो 5 साल रिसर्च कर लिया और 1-2 ही महीने में पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन गया। तो हमें क्या चाहिए, वो क्या वो चाहता था 5 साल रिसर्च करे, वो भी चाह रहा था इंजीनियर डॉक्टर बने, नहीं बन पाया। क्यों, स्पीड नहीं थी, सेंसिटिविटी नहीं थी। तो बच्चों हमें चाहिए जल्दी से जल्दी टेम्परेचर आए, तो जल्दी से जल्दी टेम्परेचर आए तो उसके लिए ये होना चाहिए। अगर वैक्यूम है तो तुरंत टेम्परेचर भागेगा, तुरंत ये ऊपर उठेगा, जल्दी रीडिंग आएगा। और अगर प्रेशर है तो ये रुक रुक के ऊपर जाएगा। समझ आया, इसलिए ये ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये मोर सेंसिटिव और ये लेस सेंसिटिव। तो ये भी ध्यान से लिख लेना, यहाँ पे लिखना मोर सेंसिटिव और यहाँ लिखना लेस सेंसिटिव। पेपर में यही आता है जो बोला जा रहा है, यही आता है, मोर सेंसिटिव कौन है और लेस सेंसिटिव कौन है। समझ गए। तो अब बताइए अच्छा थर्मामीटर हम किसे मानेंगे, नाइट्रोजन भरा हुआ कि नाइट्रोजन नहीं हो, नाइट्रोजन ना हो वो अच्छा है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि मरकरी से मैक्सिमम कितना मेजर करेंगे, वो कुछ नहीं बोला है, कहा है कि कितना मेजर करेंगे, वो सेंसिटिविटी की बात नहीं करी, वो जल्दी से मेजर करने की बात नहीं करी, तो हम 550 ही बताएंगे, 550। राइट बच्चों, समझ आया। ये IIT के पेपर में पूछा गया था और उसका आंसर 550 सही था। सब 350 लिख के आए थे, माइनस नंबर पाए, घर बैठ के आराम किए, क्योंकि वो उनको वो पता नहीं था। ये पता था, वो नहीं पता था, वो हमें बताना था। वो टीचर बताता है, प्रैक्टिकल वाला टीचर बताता, जो एक्सपेरिमेंट किया होता है वो बताता है, और वो बात उसने पूछा था। अब चलिए दूसरी बात आती है। अब मान लो मैक्सिमम तो पूछ ही लिया है, अब मान लो इस साल मिनिमम पूछ ले तो आपके लिए और नया मुसीबत। अब मिनिमम टेम्परेचर नीचे लिखो, ये क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। मिनिमम टेम्परेचर मेजर्ड बाय लिक्विड कॉलम थर्मामीटर। बच्चों बताओ अगर किसी को आता हो तब, लिक्विड कॉलम थर्मामीटर। तो मिनिमम मेजर टेम्परेचर लिक्विड कॉलम थर्मामीटर से होता है -80 डिग्री। मरकरी अगर होता तो कितना मेजर करते, और यहाँ पे मैंने लिखा -80।
जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल करते थे, जब छोटे से थे, 9th-10th में गए थे, तो आपको वहाँ पे थर्मामीटर टीचर दिए थे। तो क्या वो मरकरी थर्मामीटर दिए थे? मरकरी बहुत ख़तरनाक होता है। अगर वो मरकरी टूट गया और अगर वो किसी भी वजह से मुंह के अंदर चला गया तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा, मरना तय है। इतना ख़तरनाक होता है, इसलिए बच्चों को मरकरी थर्मामीटर नहीं दिया जाता। तब आपको जो थर्मामीटर दिया जाता होगा, याद करो, तो वो रेड कलर का उसमें लिक्विड होता था और उस रेड कलर का लिक्विड का नाम था एल्कोहल। क्या नाम था? एल्कोहल। वो एल्कोहल था, उसे बोलते एल्कोहलिक थर्मामीटर। तो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा लिक्विड लेना है? मरकरी नहीं, ना एल्कोहल। तो यहाँ पे आप लिखोगे एल्कोहलिक थर्मामीटर। एल्कोहलिक थर्मामीटर इसको बोलते हैं। बच्चों, एल्कोहलिक थर्मामीटर से हम कम टेम्परेचर मेजर करेंगे। ये नीट में आया था, नीट वाले बच्चों से ये पूछा गया था, IIT से वो पूछा गया था। टीचर बनाता है तो एक कहीं पूछता तो दूसरा कहीं पूछता है। और इसमें एल्कोहलिक थर्मामीटर का रेंज जान लो, क्योंकि जब क्लास 9-10th में पढ़ते थे तो आप यही थर्मामीटर यूज़ करते थे और टीचर प्रैक्टिकल वाले कॉपी में लिखवाते थे कि बच्चों इसका रेंज इतना है। हम लोगों ने पढ़ा था तो टीचर लिखवाए थे, आज भी मुझको याद है। लैब वहाँ थ्योरी हो या ना हो, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल की बातें होती थी। तो बच्चों, उसका रेंज आपको मास्टर साहब लिखवाए होंगे, भूल गए होंगे। आज चलो मैं फिर लिखवा दिया। -80 से कितना? 120। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम। देखो इसका रेंज कम है ना, 200 है, इसलिए हम एल्कोहल नहीं ले सकते थे। तो स्टैंडर्ड क्या हुआ? मरकरी ही हुआ। तो बच्चों, ये मैक्सिमम मिनिमम की बात समझ आई? अच्छा, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आपको। अब कौन कौन से थर्मामीटर बने? हटाओ इसे। अब यहाँ पे देखो, जब मैं बना लूँगा तब आप बनाइएगा, लिखिएगा। एक ये थर्मामीटर है, एक यहाँ पे थर्मामीटर है, एक ये थर्मामीटर है, एक ये थर्मामीटर है, एक यहाँ थर्मामीटर है। ये सब लिक्विड कॉलम थर्मामीटर है और उसमें मरकरी ही भरा हुआ है। बच्चों, एकदम नॉइज़ फ्री क्लास होना चाहिए, एकदम से नॉइज़ फ्री, बिल्कुल नॉइज़ नहीं। एकदम अगल बगल बैठे हों लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं आना चाहिए, एकदम शांत रहे, क्योंकि आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कैसा पढ़ाऊँगा। ये पूरी तरह से बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे बच्चे हैं तो वो अच्छे से पढ़ा देता हूँ और ख़राब हैं तो इधर का उधर करके निपटा देता हूँ। जाओ, हमारा क्या जाएगा, हमें थोड़ी ज्ञान देना है। हम कितना भी ख़राब पढ़ाएंगे तब भी देश के मास्टरों से अच्छा ही लगेगा। तो अच्छा ही पढ़ के जाओ, क्यों ख़राब पढ़ के जाता है। इसलिए मुंह बंद रखेंगे, एकदम शांत, ऐसे बैठो जैसे आप पूछो मेरे से कितना भी, लेकिन फालतू बात नहीं तो कभी भी मैं अगर भगाया ना यहाँ से तो दोबारा कभी आ नहीं पाओगे क्लास में। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब बच्चों, लिक्विड कॉलम थर्मामीटर कितने टाइप का है, सवाल ये है। अब लिक्विड कॉलम थर्मामीटर जब बनने लगा तो सब लोगों ने लिक्विड कॉलम थर्मामीटर बनाया। देखो, कभी कोई चीज़ शुरू हो जाता है ना तो वही सारे लोग करते हैं, ये नियम है। अगर एक लोग कोई कोचिंग खोला तो देखो शहर के हर मोहल्ले में कोचिंग। अभी एक लोग हॉस्पिटल खोला तो देखो चारों तरफ यहाँ अस्पताल ही है, चारों तरफ जिधर देखो हर घर अस्पताल, हर घर अस्पताल। पेशेंट से ज़्यादा हो गए डॉक्टर।
अब वही डॉक्टर दूसरे के यहाँ जाके पेशेंट बन जाते हैं। हाँ, ये कहानी हो गई। अब एक समय है कि जहाँ एक बार काम जो शुरू हुआ वही सब करेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेल्सियस ने थर्मामीटर जो बनाया, तो बच्चों इसका एक लोअर टेम्परेचर जो था वो 0 था और इसका जो हायर टेम्परेचर था वो 100 था। और यहाँ पे जो टेम्परेचर ये मेज़र किया है इस थर्मामीटर ने, कोई भी बॉडी है ना, ये तार जैसा, मान लो ये कोई प्लेट है, गर्म प्लेट है और इसके ऊपर ये थर्मामीटर रखे हैं। अब ये जो भी रीडिंग बता रहा है वो कितना बता रहा है, C। अब इसका लोअर रेंज क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अपर रेंज क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितना बता रहा है, C। इसमें डिग्री मत लगाओ, C ही लिखो। अब बच्चों ये सेल्सियस थर्मामीटर बना। सबसे पहले सेल्सियस ने थर्मामीटर बनाया, इनको बनाना ही था, यही तो मेन काम कर रहे थे। इसके बाद दूसरे एक और थर्मामीटर बनाने वाले लोग आए और उन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया। क्लिनिकल, डॉक्टरी वाला। तो डॉक्टरी वाला सेल्सियस नहीं है, हाँ, फ़ारेनहाइट। जब आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे ना, तो इसका सवाल आता था मैथ में, वही वाला फ़ारेनहाइट है। आपने भी पढ़ा होगा, हम भी पढ़े थे 6 में, हमें याद है, आपको याद कराना पड़ता है। अब ये फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है और इसमें जो टेम्परेचर है, इन्होंने लोअर टेम्परेचर क्या लिखा था, 32 डिग्री। और बच्चों अपर आपको याद रहे ना तो बोला करो, 180 डिग्री। और यहाँ पे जो रीड करेगा वो फ़ारेनहाइट। 2 बन गया। चलो ये बताए कि हम पेशेंट के लिए बनाए हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है, बनाए हो, ठीक है। तो बच्चों एक थर्मामीटर और बना और वो थर्मामीटर बहुत इम्पॉर्टेंट थर्मामीटर था। उस समय नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता था, नहीं तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता, तीसरे वाले को। नोबेल प्राइज़, पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में मिला था, वो भी एक्सरे के इन्वेंटर रॉन्जन को। 1900 से शुरू हुआ नोबेल प्राइज़, 1901 मिला और ये 1836 का बना हुआ, तो इसलिए इनको नहीं मिला, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। जब इन्होंने, केल्विन ने अपना थर्मामीटर बना दिया तो गैस के सारी जितने भी प्रॉब्लम थी सारा का सारा सॉल्व हो गया। गैस का टेम्परेचर हम केल्विन में जब लेने लगे तो सारे लॉ फुलफिल होने लगे, सब ओबे करने लगा, सब ठीक होने लगा। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला थर्मामीटर है वो क्या है, केल्विन। और इसका बच्चों लोअर होता है, आपको आता ही होगा, हाँ, लोअर वाला कितना होता है, 273 और अपर वाला 373। इसमें भी 100 डिवीज़न और यहाँ पे केल्विन है। ये सबसे अच्छा थर्मामीटर। ये जो केल्विन थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज वाला काम किया है, केल्विन ब्रिज बोलते हैं। चलिए अभी इनका जो काम है आगे कहीं समझाऊंगा, अभी यहाँ पे बस इतना समझो आप कि इन्होंने थर्मामीटर बनाया, बस बच्चों, बस हो गया। अब इससे ज़्यादा थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वही है ना, सब थर्मामीटर बनाया। एक लोग और आए, उनका नाम था, यही जो लिखूँगा, पढ़ो, हाँ, र्यूमर थे। अब ये र्यूमर थर्मामीटर बना, ये वाला केल्विन था, केल्विन नाम भी लिख देता। इन्होंने लोअर वाला 0 डिग्री लिखा R और अपर वाला 80 डिग्री R। हाउ मैनी डिविजन्स, 80, एड 0। और यहाँ पे जो टेम्परेचर आया वो R था। बच्चों फिर और आगे चलते हैं। अब इतना भी थर्मामीटर बन गया, अब भी कोई बात नहीं, काम तो हो ही जाता, लेकिन वही है ना, ये कोई काम शुरू करेगा तो सब वही करेंगे। एक थर्मामीटर और बना और ये बनाया र्यूमर के बड़े भाई, और र्यूमर के बड़े भाई का नाम था रैंकिन। कौन,
RANKINE, रैंकिन। और इसका जो लोअर टेम्परेचर था बच्चों, इसमें यहाँ पे ये था 432 डिग्री आर्यन। इसमें 180 प्लस करो, देखो कितना आता है। हैं 612। अच्छा 672 में 180 ज़रा माइनस करो। 672 में 180 माइनस करो, 492। इसको चेंज कर दो, ये आ जाएगा 492 डिग्री आर्यन, और ये हो जाएगा 180 प्लस 672। ये रीडिंग थी इनकी। अब बच्चों सब लोग ऐसे अपने अपने बुद्धि से तमाम थर्मामीटर बनाए। अब देखो इतने थर्मामीटर हो गए, और जब सभी थर्मामीटर बना रहे तो आप ही क्यों बैठे हो, एक आप भी बना लो। ये आप लोगों वाला थर्मामीटर आया, इसमें अपना अपना नाम लिख लेना। इसका ये टेम्परेचर है ZL, और यहाँ पे टेम्परेचर है ZU, और यहाँ पे टेम्परेचर है Z। जब मैं बोलूँगा कि ये फॉल्टी थर्मामीटर है तो समझ लेना कि आप वाला आ गया। हाँ, जब बोलूँगा कि ये थर्मामीटर गड़बड़ है तो कौन वाला समझ जाओगे, आप अपना वाला, उधर वाला लेना। तो बच्चों ये सब थर्मामीटर्स हमने यहाँ बनाए। अब थोड़ा कुछ इसमें रिलेशन समझ लिया जाए। देखो यहाँ पे समझो बच्चों, C-0 अपान 100-0। आगे अब मैं एक लिखूँ तो आगे आप बोलेंगे ना। F-32 अपान 212-32। आगे बच्चों K-273 अपान 373-273 बराबर R-0 अपान 80-0 बराबर RN-492 अपान 672-492 इक्वल Z-ZL अपान ZU-ZL। ये रिलेशन हो गया। ऑल द थर्मामीटर रिलेटेड इन सच ए क्वेश्चन। कोई भी चीज़ पूछेगा इसमें रखोगे आएगा। अब बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे 180 आएगा ना इसमें, तो माइनस करोगे तो 180 आएगा ही। अभी मैंने क्या लिखा, अपर माइनस लोअर। यहाँ भी क्या लिखा, अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अच्छा 180 प्लस 32 करो, बदल दो इसको, 212 आएगा ना। वो नंबर ऑफ डिवीज़न 180 होता है, यहाँ पे 1200 220 लिख दो। आप देखो इसमें 180 प्लस करोगे ना तो आ रहा होगा वो 2, ये डिवीज़न होता 1। ठीक है, बना लो उसको 2। देखो दो थर्मामीटर में 180 डिवीज़न है, एक कौन फ़ारेनहाइट और एक रैंकिन, दोनों में 180 डिवीज़न है। यहाँ पे 212। एक बार अपर लिमिट सबका मैं चेक कर लूँ, अभी सही है, लोअर लिमिट सही है। ठीक है, अब बच्चों इसको ज़रा और सिंपल कराओ। C-0 अपान 100। आगे F-32 अपान 180। और आगे K-273 अपान 100। और आगे R-0 अपान 80। और आगे RN-492 अपान 180। और आगे Z-ZL अपान ZU-ZL। ऐसे ही रहने दो इसको। ये सारे रिलेशन हो गए। इसके अलावा कोई थर्मामीटर आपके सिलेबस में नहीं है, और ये रिलेशन आना चाहिए। बच्चों अगर आप इसे जब बना लें तब बताएं, बन गया
चलो बना लो सब लोग, तब सवाल दें। बताना क्या है, सवाल देना है। अब आप लोग बड़ी देर से पढ़ रहे हैं, कुछ सवाल वाल लगा लो आप। छोड़ो, पहला सवाल नोट कर रहे हैं? अभी वही बना रहे हैं क्या, थर्मामीटर ही? जल्दी बना लो। थर्मामीटर का रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों। जल्दी जल्दी ज़रा डिवीज़न बता दो। सेल्सियस में कितने डिवीज़न? 100। केल्विन में 100। तो जिसमें डिवीज़न बराबर है उसमें कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा जो दोनों एक ही टेम्परेचर पढ़ें। मतलब जो सेल्सियस वैल्यू बताएगा वही केल्विन बताए, ये पॉसिबल नहीं है। और अलग अलग डिवीज़न है तो दोनों एक ही रीडिंग बता सकते हैं। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किसी टेम्परेचर को एक वैल्यू पढ़ सकता है, लेकिन सेल्सियस और केल्विन नहीं बताएगा। फ़ारेनहाइट और रैंकिन सेम वैल्यू बताएगा? नहीं बताएगा। तो सेम वैल्यू कौन दो थर्मामीटर बताएंगे? हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिवीज़न या हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डिवीज़न। इफ़ नंबर ऑफ डिवीज़न इज डिफरेंट देन टू थर्मामीटर कैन रीड सेम वैल्यू। ये असर्शन रीजन में आएगा। और अगर दोनों थर्मामीटर का इक्वल डिवीज़न है तो दोनों एक रीडिंग कभी नहीं बताएगा। समझ आ रहा? जैसे मैंने बोला कि ऐसा टेम्परेचर बताओ, बच्चों ध्यान सुनते रहें, क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ऐसा टेम्परेचर बताओ जो सेल्सियस और केल्विन एक ही रीड करे। तो आंसर क्या लिखोगे? असंभव। क्या बोलोगे? असंभव, नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये बोलूँ कि ऐसा टेम्परेचर बताऊँ जिसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम पढ़ेगा, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम पढ़े, सेम वैल्यू बताए, तो पॉसिबल है कि नहीं? है ना पॉसिबल? तो लिखो एक क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन दिया जा रहा, फाइंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी which measured equal value by Celsius thermometer and Fahrenheit thermometer। आपको ये तो याद ही होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों सेम टेम्परेचर पर है, वो टेम्परेचर कौन होगा? तो क्लास के अंदर जब आया करो ना, फ़ोन स्विच ऑफ, और फ़ोन की घंटी दोबारा बजी ना, बाल उखाड़ के मारेंगे, समझ लो। और क्लास अगर एक बार छोड़ देंगे ना तो दोबारा कभी नहीं पढ़ाएंगे, ये भी नोट कर लेना। मेरे क्लास मेरे शर्तों पे चलता है, जैसे बोलूँ वैसे रहना पड़ेगा, और नहीं तो भाग जाओ कहीं और पढ़ो। अब आपसे पूछा है कि फाइंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी विच मेजर्ड इक्वल वैल्यू बाय सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। कौन सा टेम्परेचर है? -40। सलूशन कैसे आया? सलूशन अगर मेरे को लिखना है तो क्या करेंगे? लेट टेम्परेचर इज x, यही मानो। अब सेल्सियस में भी x आएगा और फ़ारेनहाइट में भी x आएगा, तो बच्चों कहाँ रखोगे? इन दोनों में। तो यहाँ पे सेल्सियस में भी x आएगा तो x/100, और बच्चों यहाँ पे आएगा x-32/180। x की वैल्यू आ जाएगा, वो सेम रीडिंग आएगा, मतलब वही सेल्सियस बताएगा वही फ़ारेनहाइट बताएगा। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वी विल गेट, बच्चों इसे छोटा कर लो, x/5 = x-32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x = 5x - 180। यही आया था ना जी?
160 आ रहा क्या? 160 आएगा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे 4x बराबर आया -160, तो x का मान आ गया -40 डिग्री। तो बताइए -40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं बोलूँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड तो यही बराबर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच टेम्परेचर हैव टू डिफरेंट यूनिट फॉर द सेम वैल्यू? -40 सेंटीग्रेड में भी वही होगा और फ़ारेनहाइट में भी वही होगा। समझ गए? ऐसा सवाल पूछेगा तो लगा लोगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसको रैंकिन और र्यूमर सेम पढ़ेगा, आ जाएगा? लग जाएगा? वैल्यू रखोगे आ जाएगा। आपके पास सारे फार्मूले तो बने हैं ना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखिए अब आप, क्वेश्चन 2। लिखो, इफ faulty thermometer of ice point -10 degree and steam point 130 डिग्री। बच्चों यहाँ सेंटीग्रेड हटा दो आप, 10 डिग्री 130 डिग्री। measure temperature of body (70 डिग्री). देन अब ये फाल्टी थर्मामीटर है ना, तो आप जरा 10 डिग्री लिखना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ जेड लगा दो। 10 डिग्री जैसे सेल्सियस का है तो सेंटीग्रेड, और हमने अपना बनाया है, बोला था ना फाल्टी माने आपका, तो उसमें जेड लगा दो। तो पूछा है कि मेजर टेम्परेचर, अगर ये बच्चों किसी बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री जेड बताया तो बताओ उसका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। देन फाइंड इट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, बताते जाएंगे। कितना आया? 57। अब देखो कैसे लगाओगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या जाएगा, किस में पूछा है? सेल्सियस में। मान लो x। सब तैयार हैं बच्चों? थोड़ा ध्यान से देख, चलो मैं लगा के देखता हूँ कुछ क्या आया। और देखिए सवाल को देखिए और एक ही बार में बताया करो। लेट, हाँ बच्चों सब बताओगे आप लोग, सबको बताना होगा ना। लेट टेम्परेचर इज x डिग्री सेंटीग्रेड। सही टेम्परेचर क्या है? सेल्सियस में x है। अब आपके पास क्या फार्मूला है? C-0 अपान, देखो इधर 100 - 0 बराबर Z - ZL अपान ZU - Z। जिन दो को बोलेगा उसे बराबर कर दो, बस जिन दो को बोले उसे बराबर कर दो आप। अब बच्चों यहाँ पे आप C का वैल्यू x हो गया और ये अपान 100 आ गया। Z का मान 70 है और ZL -10 है, ZU 130 है, -10 है। सही है। अब आपने लिखा x/100 और इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 80/140 कैंसिल हो गया। अब बच्चों x तो अब लगा ही लोगे ना, 800/14 और डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लेना जो आएगा। अब इसका आंसर नहीं बताना है, बस आगे बढ़ना है। अब बताइए ऐसा कोई सवाल आएगा तो लगा लोगे। एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ।
बच्चों देखिए मेरे पास 2 थर्मामीटर है। थर्मामीटर, एक थर्मामीटर यक्स है, एक पिछले क्लास में ये सब बात शायद किया था, और थर्मामीटर यक्स में आइस पॉइंट देखो कॉपी में -125, स्टीम पॉइंट 375 डिग्री, थर्मामीटर वाई, आइस पॉइंट क्या -70, स्टीम पॉइंट ये भी माइनस है क्या? अच्छा, स्टीम पॉइंट -30 दिया, ओके ठीक है बच्चों। कोई भी सवाल हो सकता है। अब देखो मेरे पास 2 थर्मामीटर है। आपसे पूछा है इफ़ टेम्परेचर ऑफ बॉडी measured by y scale 70 डिग्री सेंटीग्रेड y स्केल 50 डिग्री y ना y, then find its temperature in scale x। शायद मैंने डबल करके लिखा था, तो क्या दिक्कत है? डबल होता तो 100 हो जाता। अगर डबल हो जाता तो y का डबल लिखा है ना, तो y का डबल माने 100 कर देते आप। अब आपको जो अभी लिखा है ना इसी को बता दो। तो बच्चों लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी मेजर्ड बाय वाई स्केल 50 डिग्री, तो देन फाइंड इट्स टेम्परेचर इन स्केल एक्स। आप पूरे लोग हमें बताइए, पूरा क्लास के स्टूडेंट बोलोगे। मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, पहले बताना है फिर लिखना है। ये बोर्ड का पेपर नहीं देने जा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग डेवलप, ये बिल्कुल डेवलप होना चाहिए चीज़ें। बोलो भाई फार्मूला, पहले एक्स माइनस पढ़ो आइस पॉइंट 125, XU माइनस XL, सही है ना? हाँ, Y माइनस आइस पॉइंट -7, अब XU अपर टेम्परेचर -30 -70। बताइए पूरा क्लास को क्लियर है ये बात? सभी लोगों को बच्चों देखिए, देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे हीट है, वेव है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, 4 टॉपिक। जिसको नहीं आता उनका सिलेक्शन कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता है, क्योंकि इन 4 टॉपिक के सवाल कभी गलत नहीं होते। और बाकी मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो रैंक 1 के लिए होता है, और ये चारों सिलेक्शन के लिए होता है। और यहाँ कुछ नहीं, आप ऐसे कहानी जैसे सुनते रहो, बस सब खत्म हो जाएगा और बड़ा आसानी सब समझ में आ जाएगा। और जितना बताऊँ उसके अलावा कुछ देश में होता भी नहीं, कभी नहीं आपको मिलेगा। जीवन भर पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं जान पाओगे ज़्यादा। ये सब फिक्स है, लिमिटेड है। सुनो अप्लाई करो, सुनो अप्लाई करो, बस यही काम करना है। अब बच्चों आप लोग देखो, यहाँ पे वैल्यू तो निकाले थे, जरा एक बार मिला लूँ। अपान ये कितना हो जाएगा? 500 आएगा क्या? उधर बच्चों y का मान दिया था जी 50 दिया है ना, 50 और +70 हो जाएगा, अपान 40 हो जाएगा। सही है? ये लाइन क्लियर है? समझ आया? अब यहाँ से आपको x की वैल्यू बताओ, निकालने में कोई समस्या? निकल जाएगा? बहुत ज़्यादा आएगा, 1000 से ऊपर आएगा। हाँ 1300, हाँ ठीक आ रहा है, 1000 से ऊपर दिख रहा है, तो 1375 डिग्री आ गया। आखिरी सवाल, इसके बाद तब आपको गैस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर पढ़ाते हुए थर्मल एक्सपेंशन की ओर ले जाएंगे।
और आपकी जो क्लास है ना एकदम बिल्कुल शांत क्लास होनी चाहिए, एकदम शांत, और बस जो पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो, और जितना ना आए समझो, पूछो, रिवीजन करो। बच्चों लास्ट क्वेश्चन सुन लो, मेरा सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया सेल्सियस स्केल पर 10 डिग्री बढ़ा तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना बढ़ेगा? दोनों स्केल अलग अलग है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 10 डिग्री बढ़ा तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा? कितना डिवीज़न? मैं लिख देता हूँ। आफ्टर हीटिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बच्चों टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन सेल्सियस स्केल, देन फाइंड increase in temperature in Fahrenheit scale। इसे देखो आप, ये मेडिकल के पेपर में आया हुआ सवाल है, ये नीट के पेपर में क्वेश्चन था, एकदम यही क्वेश्चन था। कितना? 50 डिग्री। बच्चों समय कम है और नहीं है, अब हम इसे बता के यहाँ रोकेंगे क्लास, और अगला क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। आज थोड़ी सी क्लास स्लो चली है, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तुरंत बता देते हैं आपको। आप एक बात बताओ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है? हाँ बताइए। C/5 और F-32/9। अब यहाँ 100 है, यहाँ 180 है, तो 20 से काट नहीं सकते क्या? तब अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट तो DC/5 बराबर DF/9। 32 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। मैथ लग गया सिंपल। आपसे पूछा है कि फ़ारेनहाइट में कितना डिवीज़न होगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना डिवीज़न होगा? 9/5 सेंटीग्रेड का डिवीज़न। चाहे डी लिखो चाहे डेल्टा लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब इसमें कितना डिवीज़न है? 10, यही है ना 10 डिवीज़न। तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? 18 डिवीज़न आएगा। वो जितना 10 डिवीज़न चलेगा ना उसमें 18 डिवीज़न चलता, वही सेम बेल उसमें 18 डिवीज़न भागता। जिसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो उसमें 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखा, डेल्टा एफ माने डिवीज़न, और बच्चों सेंटीग्रेड में कितना बोला था? 10। सिंप्लीफाई किया ना तो ये कितना आया? 18 डिवीज़न, 18 डिवीज़न। और एक डिवीज़न 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हो आप। सही है, डिवीज़न पूछे तो डिवीज़न, फ़ारेनहाइट पूछे तो फ़ारेनहाइट। ये रिजल्ट हो गया। आप लोगों ने जो थर्मामीटर लिखा है, एक बार सारे थर्मामीटर को ऐसे देख लो। बोर्ड में कहाँ देख रहे हो? अपने कॉपी में देखो, यहाँ कहाँ दिखेगा? तो यहाँ देखना चाहते हो? चलो पता नहीं कहाँ लिखा है, अपने कॉपी में देखो आप। देखा? क्या देखा? सेल्सियस में डिग्री है, फ़ारेनहाइट में डिग्री है, केल्विन में डिग्री नहीं है। अंतर देखा? जो टेम्परेचर इसकी SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर बच्चों क्या है? केल्विन। और इस केल्विन में डिग्री नहीं है, तो जो SI यूनिट है उसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जो ज्ञानी है उसको अपना डिग्री बताने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके पास ज्ञान नहीं वो अपना 1000 डिग्री बताते हैं अपने ज्ञान को छिपाने के लिए। फैराडे के पास कोई डिग्री नहीं था,
लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनके लाखों लोगों ने प्रूफ किया, उनको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट है उसको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको है ज़रूरत, तभी सिलेक्शन होगा, आगे बढ़ोगे। मैंने याद करने के लिए बोला। बच्चों देखो, एक यहाँ पे टेम्परेचर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से इसी को सुन लो बस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, एक टेम्परेचर और एक टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस 5 है तब 5 C के बाद 0। कभी C के बाद 0 रहेगा तो घबराना मत। जिनको नहीं पता रहेगा वो तो अपसेट हो जाएंगे, वो समझेंगे कि इधर है मिसप्रिंट हो गया। अबे वो मिसप्रिंट नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा है, डेल्टा थीटा, और ये टेम्परेचर क्या है, थीटा। तो अगर टेम्परेचर है तो डिग्री और डिफरेंस है तो डिग्री बाद में। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फिजिक्स में बताया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। और बच्चों सुनो, अगर केल्विन में होगा तो टेम्परेचर 100 केल्विन, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो 100 डिग्री केल्विन। तो केल्विन में भी डिग्री लगता है, लेकिन कब, जब डिफरेंस होगा तब। और अगर केल्विन लिखा है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डिग्री केल्विन लिखा है तो रिलेटिव हो गया, वो कंपेयर कर दिया। समझ आ रहा बच्चों? ये लिक्विड कॉलम थर्मामीटर के प्रिकॉशंस हो गए। अब आप यहाँ के आगे लिखो गैस थर्मामीटर, गैस। अब अगली क्लास पढ़ाएंगे, आज की क्लास थोड़ी स्लो है, अगली क्लास रफ्तार में चलेगी, अगली क्लास थोड़ी स्पीडअप रहेगी, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन शुरू करना ही है नेक्स्ट क्लास में। अभी बच्चों आपकी एक क्लास है, इसका जो क्लास है बैठ के पढ़ो।